नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग एंड वेलकम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी तैयार हैं लेक्चर नंबर 18 के लिए? यस और नो जल्दी से कंफर्म कीजिए। ऑडियो वीडियो सब बराबर दिख रहा है? एक बार कंफर्म कीजिए, कहीं कोई इश्यू तो नहीं है। तो आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 18 में आज हम बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसके कुछ कुछ हिस्से हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल पर पहले पढ़ लिए थे, लेकिन आज थोड़ा और गहराई में जाकर इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। एक्साइटेड और नॉट? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की हमारी इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट अपने साथियों को साथ में जोड़ लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन एग्जाम के हिसाब से, अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन। ये मेरा इंट्रोडक्शन, ये है एग्जाम का सिलेबस जो कि इस साल के लिए वैलिड है। 31 मई को होने वाली है प्रीलिम्स और उसके बाद 3 से 4 महीने के पश्चात होगी मेंस की परीक्षा। इस बीच अन्य सरकारी परीक्षाएं भी होती रहेंगी। सभी के लिए ये बेसिक लेवल का बायोटेक्नोलॉजी का सेशन यूजफुल है। आज हम ले रहे हैं बायोटेक 1, कल हम लेंगे बायोटेक्नोलॉजी नंबर 2। समझ में आ गया दोस्तों? तो अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर किए, एक बार फटाफट नजर से निकालिए। कुछ सेकंड ये दिखा देता हूं। इसमें से 1 to 10 में आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। 11 to 20 में आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट। सो दिस इज जस्ट अ रिवीजन। मैं बार बार दिखाते रहता हूं कि ये सब हम कवर कर चुके हैं, तो यू शुड नो। 21 to 30 में आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 एंड फाइनली 61 to 78। अभी हमें 79 से 100 तक के कॉन्सेप्ट और कवर करने। बहुत बढ़िया स्टॉक है मेरे पास, वो अभी मैं लूंगा। अभी आज हम 18वें सेशन पे हैं, 50 तक हमें जाना है। फिलहाल समय है बायोटेक्नोलॉजी 1। तो मेरा पहला सवाल आप सभी बच्चों से, एक्साइटेड है ना सेशन के लिए? बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दीजिए। प्लीज गिव मी द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी से हमारा क्या आशय होता है और क्या आप और हम आज एक नॉर्मल दिन में, एक नॉर्मल मॉडर्न ह्यूमन के एक 24 घंटे के दिन में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? ये मेरा आपसे प्रश्न है। बताइए। मतलब मैं लॉकडाउन के पीरियड के दौरान स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू अ जनरल क्वेश्चन कि क्या आप और हम एक नॉर्मल डे में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? तो चलिए पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकड्रॉप बता देता हूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी आप सुबह से शाम यूज कर रहे हैं? आदित्य पूछ रहे हैं कि पीडीएफ भी दे दीजिए। आई एम सॉरी आदित्य, अनअकैडमी के रूल्स के हिसाब से एच प्रोग्राम यूट्यूब पर पीडीएफ रिलीज नहीं होता है, ये प्लस प्रोग्राम में रिलीज होगा। मेरा साइंस और टेक्नोलॉजी का प्लस प्रोग्राम नेक्स्ट वीकेंड से सैटरडे संडे चलता रहेगा। 15 मई तक मैं कंप्लीट कर दूंगा 50 घंटे का कोर्स प्लस पर, शनिवार रविवार, नेक्स्ट रविवार से। आइए अब आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। प्यारे दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स जब कुछ लाख साल पहले से आए, पेलियोलिथिक एज चलता रहा। ये ना जो एकदम प्राचीन स्टोन एज चलता रहा। उसके बाद 12 से 14,000 साल पहले, अराउंड 12,000 बीसी हम मान लें, यानी आज से 14,000 साल पहले पहली बार इंसान को यह पता चला कि हम जंगली घासों को पालतू बना सकते हैं। जी हां, जी हां, जी हां, इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जंगली घासों को पालतू बना सकते हैं, दैट वी कैन डोमेस्टिकेट वाइल्ड ग्रासेस। तो एक बार कमेंट थ्रेड में, नोटबुक में इस चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड ग्रासेस का मतलब है कि जो चीजें प्रकृति में अलग अलग जगह पर बिखरी पड़ी थी, हमें पता चला कि हम उसे एक ही जगह पर इंटेंसिवली ग्रो कर सकते हैं। तो यहां से गेहूं की शुरुआत हुई, चावल की शुरुआत हुई और गेहूं उगाना शुरू हुआ, जो पहले वाइल्ड स्वरूप में मिलता था। जिन लोगों ने बीएससी एग्री की है, आप में से कितने बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं या एग्रीकल्चर क्षेत्र में कोई दूसरा पीजी या यूजी या पीएचडी टाइप का कोर्स कर रहे हैं? एक बार कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि अगर एग्री बैकग्राउंड के कुछ बच्चे हैं तो आपको वाइल्ड ग्रासेस डोमेस्टिकेशन के बारे में काफी कुछ पता होगा। यस और नो जल्दी बताइए। काफी अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। गुड 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 गुड। कई बच्चे आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे को प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा।
पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा भला होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम वाइल्ड ग्रासेस के डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली गेहूं एक जंगली घास ही तो थी। आज का जो गेहूं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, आज का गेहूं, आज का चावल, आज का कपास, टुडेज व्हीट, राइस, कॉटन, दीज आर ऑल मोनोकल्चर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ बड़ी 4-5-6 मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में कुछ बेसिक स्ट्रेन्स व्हीट, राइस, कॉटन की उन्होंने पेटेंट करा ली है। अब वो सारी दुनिया में उसको बेचते हैं। मैं बायोटेक्नोलॉजी का ही एक आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं। तो भारत में क्या हुआ? भारत में पिछले 5000, 6000, 7000 सालों में हजारों हजारों वैरायटी के चावल उगाए जाते थे, क्योंकि हर किसान का अपना एक अलग जेनेटिक बैंक होता था चावल का, और वो उसी को उगाता था, उसी से काम चलता था। लेकिन अब क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड बीज आ गया, तो सब तरफ एक तरह का चावल, एक तरह का गेहूं, एक तरह का कपास उग रहा है। इसमें बहुत खतरे हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा कीड़ा किसी दिन आ गया जो एक प्रजाति को नष्ट करता, सारी फसल उड़ जाएगी। सो भारत सरकार ऐसे किसानों को पुरस्कार दे रही है जिन्होंने अलग 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 जेनेटिक बैंक को संभाल के रखा है, चावल की फसलों का, राइस की फसलों का। तो ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने अपने पास सैकड़ों प्रकार की चावल की फसलों को बचा के रखा हुआ है, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये समझ में आया आपको? तो बायोटेक्नोलॉजी में आज यूनिफॉर्मिटी आने से खतरे बढ़ गए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तबाह हो गई। मैंने सोचा शुरुआत में आपको ये एंगल दे दूं, क्योंकि ये करंट अफेयर है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी था, रूद त्रिपाठी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जूलॉजी विद बायोटेक्नोलॉजी अंकिता बता रही हैं, बहुत बढ़िया। ये सब बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ये बहुत बहुत शानदार टॉपिक्स हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के, क्योंकि ये तो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। हालांकि भारतीय समाज में कुछ चीजों को लेकर ग्लैमर है, और उन चीजों के पीछे माता पिता जो अपने बच्चों को दौड़ा देते हैं, मेरा ऐसा मानना है 21वीं सदी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर तरह की फील्ड में लोगों को जाने दो। तो मेरा बेटा इंजीनियरिंग में गया, मैं पर्सनली खुद की बात कर रहा हूं, और मेरी बेटी चॉइस से ह्यूमैनिटीज में गई, और मुझे इतनी खुशी है कि उसने अपने चॉइस से ह्यूमैनिटीज लिया, और कहीं कोई दबाव, क्योंकि वो सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो सब्जेक्ट से तो मानवता की समझ बनती है, और उसके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीखता जाता हूं और आपके साथ भी शेयर करते रहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी इज एनी टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स, to improve plants and animals or to develop microorganisms for specific uses। क्या मतलब हुआ इसका? बायोटेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी टेक्निक आज तक जो हमारे एंसेस्टर्स थे 12,000, 13,000, 10,000, 9,000 साल पहले, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जंगली घासों को पालतू बनाया, वो बायोटेक्नोलॉजी थी। जब उन्होंने भेड़ियों को पालतू बनाया, उसी में से आज के सारे कुत्ते निकले हैं। All the dogs of today are descendant of wild wolves। जंगली भेड़ियों के डिसेंडेंट और वंशज हैं डॉग्स। ये पहले एक ही स्पीसीज थी, फिर उसमें से जेनेटिक ब्रांचिंग हो गई। आज के जितने भी डॉग्स हैं, जितनी भी श्वान प्रजातियां आपको दिख रही हैं दुनिया में, जितने भी प्रकार के, दे आर ऑल वन स्पीसीज। Although when you look at a bulldog and you look at a dachshund and a German shepherd, you will say कि ये अलग अलग स्पीसीज हैं। They are just one species। एक स्पीसीज का क्या मतलब? They can mate with each other। डॉग्स की कोई भी दो प्रजातियों का आपस में मेटिंग करके रिप्रोडक्शन करवाया जा सकता है। समझ में? स्पीसीज की बेसिक परिभाषा ये होती है कि उसमें एंडोगमी हम करवा सकते हैं। तो कभी ये वूल्स थे, फिर जेनेटिक ब्रांचिंग भी अलग हुई, और इंसानों के साथ रहते रहते ये पूरी स्पीसीज ही अलग हो गई। ये फंडा समझ में आया आपको प्यारे साथियों? तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी थी। हालांकि तब हमारे पूर्वजों को ये नहीं पता था कि बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? उन्हें नहीं पता था कि हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, एंड दे वर स्टिल डूइंग इट। अभी तक सरल भाषा में समझ में आया कि नहीं? यस और नो? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? अब मुझे यह बताइए, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मैं आपको यह आंसर दे चुका हूं, इस पे सवाल बनते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इन एनी इकोलॉजिकल सिस्टम? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता या आनुवंशिक विविधता का मूल लाभ व्यवस्था को क्या मिलता है? बहुत सरल सवाल है। अभी शुरुआत में मैंने उल्टे ढंग से इसका उत्तर दिया था, अब आप मुझे सीधे ढंग से उत्तर दीजिए। मीनवाइल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बायोटेक्नोलॉजी का पहला परिचय मैंने सामने दिया है, इसे जरा अच्छे से पढ़ो। हमारे पूर्वज ये करते आए हैं 12, 13, 14, 15, 16,000 साल से। यस और नो? स्वागत है सभी बच्चों का। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को हमारा आशीर्वाद है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, आपको कभी भी जेनेटिकली डाइवर्स व्हीट और राइस खाने को नहीं मिलेगा, देख लेना। तुम केवल 3 या 4 प्रजाति के राइस और व्हीट ही खाते दिखोगे अगले 50 साल। तुम्हें 500 प्रजाति के व्हीट और राइस खाने को मिलेगा ही नहीं। यस और नो? आई होप दैट इज वेरी क्लियर।
प्यारे साथियों, साइंटिफिक नाम क्या एक है, मैं समझ में नहीं आया ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बट ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। तो बायोटेक्नोलॉजी को सरल भाषा में क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसी तकनीक, कोई भी ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फायदा निकालने का प्रयास करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अब तो हम एंटीबॉडीज पूरी बना रहे हैं। जितने लोगों को डायबिटीज है, भगवान न करे आप में से कभी किसी को हो, लेकिन जिसको भी हुआ उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन पूरा आर्टिफिशियल बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। अगर वो नहीं होती टेक्नोलॉजी तो मधुमेह के रोगियों के लिए उस तरह की इंसुलिन टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती। आज जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनकी लाइफ परफेक्टली नॉर्मल चलती है। यह बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। तो क्या पहले लेवल पर आपको बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा समझ में आ गई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दरअसल उन बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग है जो पशुओं में, जीवों में, जीवित जंतुओं में पहले से मौजूद हैं और उन्हें निकालकर, अब जैसे बीटी कॉटन की बात करें, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। हमारी सॉइल में मिलने वाला एक नॉर्मल बैक्टीरियम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हम उस बैसिलस थुरिंजिएंसिस के कुछ कण लेके अगर कॉटन के उस बीज में लगा देते हैं आर्टिफिशियली लैब में, तो उससे जो कपास पैदा होता है उसको खाने वाले कीट का पेट एक प्रोटीन फाड़ देता है, तो वो कीट उस कपास से दूर हो जाते हैं, तो कपास की फसलों पे कीड़े लगना बंद हो जाते हैं, तो कपास की उपज बढ़ जाती है। अब उसके दूसरे दुष्प्रभाव अलग हैं, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी हेल्प्स insert a gene into the cotton seeds which gives rise to a cotton plant which if consumed by a bollworm or some other worm will lead to the rupture of the intestines, मतलब internal structure of that specific organism, so they stay away from that, so you have more of that specific crop। ये बीटी कॉटन जो भारत में 18 साल पहले आया, बीटी कॉटन का फंडा समझ में आया? इस स्लाइड को अच्छे से देखो, क्या ये बिंदु आपको समझ में आया? डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है? जल्दी बताइए। बैसिलस थुरिंजिएंसिस बिल्कुल सही बताया है आपने। आशीष जी को भी हमारा नमस्कार, सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। एक ही कमेंट 10 बार नहीं करें, 1 या 2 बार ही किया करें। अदरवाइज विशाल आप 5वीं बार बोल रहे हैं कि आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक नॉर्मल सोशल मीडिया प्रोटोकॉल, चैट प्रोटोकॉल हमेशा याद रखिए बच्चों, सिर्फ पढ़ाई के समय नहीं, अन्यथा भी कभी भी एक कमेंट को 1, 2 या 3 बार से ज्यादा मत डाला कीजिए, उससे दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना। हमें दूसरों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी दूसरे हमारा ध्यान रखेंगे। हम अगर केवल खुद की सोचेंगे तो दूसरे भी केवल खुद की सोचेंगे और उसके बाद वही होगा जो होता रहेगा। समझ में आया आपको? फिर आप पूछ रहे हैं कि इज लेजर ट्रीटमेंट पॉसिबल फॉर कोविड और आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंट? प्यारे दोस्तों, चलिए, ये अच्छा सवाल है और बायोटेक्नोलॉजी से कुछ हद तक रिलेटेड है, तो मैं कोविड के ट्रीटमेंट पर 10 सेकंड दे देता हूं, शांति से सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, सब तरफ डेस्परेशन है। आज बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री यूके, उनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं। वो अभी कुछ दिनों पहले तक सबसे हाथ मिलाते घूम रहे थे और हर्ड इम्यूनिटी का बहुत ज्ञान दे रहे थे। तब मैंने कहा था ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी 70% आबादी तक आने में बहुत समय लगेगा, तब तक बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और किसी को पता नहीं है कि नोवेल कोरोना वायरस का बाइंडिंग का पावर इतना ज्यादा ACE2 रिसेप्टर के साथ की दिक्कत हो सकती है, और वही हुआ। अब वो कोरोना पॉजिटिव आज की खबर है। प्यारे दोस्तों, सब डेस्परेट हैं, इलाज चाहिए, इलाज चाहिए। मैं फिर से वही बुरी खबर आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का आदमी हूं। देयर इज नो मेडिसिन फॉर नोवेल कोरोना वायरस टुडे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो, बट टुडे देयर आर नो मेडिसिन्स एंड देयर आर नो वैक्सीन्स, एंड द बिगेस्ट वायरोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट आर सेइंग minimum 12 months to 16 months are needed before a safe vaccine can be given। यही विज्ञान कहता है। अब लोग बोल रहे हैं क्या हम लेजर से ट्राई करें? इससे ट्राई सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी अनप्रूवन टेक्निक्स हैं, इनसे कुछ भी होना हवाना नहीं है। लोग निराशा में लेफ्ट राइट सेंटर भाग रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। विज्ञान का साथ लीजिए, रैशनैलिटी का साथ लीजिए, खुद को आइसोलेट करके बैठिए। फिलहाल दूसरा कोई रास्ता नहीं। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस बैड न्यूज, लेकिन मैं आपसे झूठ बोलूंगा नहीं, और सत्य यही है। जिसको समझना है वो उसको समझे, जिसको नहीं समझना उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे साथियों, मैंने आपको जेयर बोल्सोनारो के बारे में भी हाल ही में बता दिया था कि वो साफ बोल रहे हैं कि वो कोरोना वायरस की तो कोई थ्रेट ही नहीं है। अब बोरिस जॉनसन साहब को हो गया। भगवान करे दुनिया में किसी को ना हो, हम किसी को होने से अपनी बात साबित करने का वो तरीका नहीं बता रहे हैं। द पॉइंट इज ही शुड हैव बीन कॉशियस, लेकिन वो कॉशियस नहीं थे। अमेरिका में कोरोना वायरस, न्यूयॉर्क हैज बिकम द एपिसेंटर।
ये सब अवॉइड किया जा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को मजाक समझते रहे 2 महीने तक, अब वो उनके कंट्रोल के बाहर चला गया। ये वायरस ऐसा ही है, अब ये ह्यूमन सिस्टम में आ चुका है, 12-16 महीने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ह्यूमन सिस्टम से बाहर थोड़ी जाएगा, ये अब चिरकाल के लिए हमारे सिस्टम में है। ये हर साल एक बार 1-2 महीने आएगा, दवाई लोग लेंगे, लोग ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज आज दवाई नहीं है, क्योंकि ये पहली बार आया है। साइकिल समझ में आ गई कि नहीं? अभी तक की दोनों बातें समझ में आई आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को समग्र रूप में देखना चाहेंगे तो ये इसकी 3 बड़ी एप्लीकेशन दिख रही है। मैंने अभी तक जो बोला आपको समझ में आ गया। विज्ञान और तकनीक बिल्कुल स्पष्ट बात करता है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कई बच्चों ने देख लिए, मुझे बहुत खुशी है। वॉर ऑफ द वर्ल्ड मूवी नोवेल कोरोना वायरस क्राइसिस के लिए ही बनी थी। समझ में आया कि नहीं प्यारे साथियों? कड़वी बात होती है साइंस और टेक्नोलॉजी की, लेकिन स्पष्ट बात होती है। अब इस चार्ट पे ध्यान दे दो सभी लोग। चलो वापस इस पर आ जाओ। आपने अच्छा सवाल पूछा था इसलिए मैंने 1 मिनट उस पर दिया। ये इसके 3 बड़े आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं, सेल कल्चर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम बोलें कि आज बायोटेक्नोलॉजी का व्यापक स्वरूप दुनिया में क्या है जो हमें एग्जाम के हिसाब से काम का होगा, तो वो ये चार्ट में एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, ये उसमें से हमने लिया है, जो वो बताते हैं कि आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों? बायो साइंस की बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की? जल्दी बताइए। बायोटेक्नोलॉजी की। मेरा पहला, दूसरा, तीसरा सेशन आपने अटेंड किया है, नहीं किया तो अनअकैडमी पर पूरी प्लेलिस्ट है, सारे सेशन देखो, नोट्स बनाओ। मैंने आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच का अंतर बहुत गहराई से समझाया है। मुझे फटाफट एक छोटे से कमेंट में, लाइव चैट में और कमेंट थ्रेड में अच्छे से बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच का मूल अंतर क्या होता है? जल्दी से बताओ। और आज हमारा फोकस है बायोटेक्नोलॉजी पे। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं प्यारे साथियों, इसको बहुत ध्यान से देखें। ये है इसका पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम। समझ में आया? दिस इज द एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम। इनमें से मैं सबकी परिभाषाएं आज आपको दूंगा, और ये सारी चीजें दुनिया में आज हो रही हैं। तो ये तो हो चुका है, अब इसके आगे जो होगा वो नई नई चीजें अगले 10 साल में जुड़ेंगी। और आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ी क्रांति अब आगे क्या होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की अगली छलांग होने वाली है। उसके ऊपर हम आपके साथ 3 सेशन ले चुके हैं, 3 या 2 सेशन लिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप देख लीजिएगा। बहुत बारीकी से मैंने पढ़ाया है। वो छिपकली वाली तस्वीरें सबको याद हैं, गेकोज हमारे प्यारे दोस्त। बायोमिमेटिक्स मैंने पढ़ाया था। बायोमिमेटिक्स क्या है बताइए? तो प्यारे साथियों, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यह है पूरा का पूरा इसका एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम। साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच का अंतर बहुत अच्छे से बच्चों ने समझाया है। बड़े सिंसियर और टैलेंटेड बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, मुझे बहुत खुशी है देख के। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से सिंसियर हमेशा रहिए। अब हम आगे बढ़ें उसके पहले आपको मैं आरएनए डीएनए पे 5 मिनट बेसिक ओरिएंटेशन देना चाहता हूं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पूरा इसी के आसपास घूमता है। आरएनए और डीएनए 2 अन्य और मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर हमारे इस ऑर्गेनिक लाइफ का आधार हैं। तो भैया आरएनए डीएनए along with lipids, proteins and carbohydrates 4 मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आरएनए डीएनए को मैं अगर न्यूक्लिक एसिड बोलूं ना, वो एक क्लास है न्यूक्लिक एसिड। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, लिपिड वही प्यारे दोस्तों वो फैटी लेयर जो हमारे नोवेल कोरोना वायरस के ऊपर है, जो साबुन तोड़ के उस आरएनए को डीएक्टिवेट कर देता, वही लिपिड, उसी लिपिड की बात हो रही है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ के 4 मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल। अब कौन मुझे बताएगा मैक्रो मॉलिक्यूल से आप क्या समझते हैं? ये एक अच्छा शब्द है, जैसे मैक्रो इकोनॉमी होती है ना, बस वही वाला मैक्रो है प्यारे साथियों। ये मैक्रो मॉलिक्यूल मैं इस ढंग से पढ़ा रहा हूं जो एक नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को भी चीजें समझ में आए, वो बहुत जरूरी है। मैं इस तरह से बता रहा हूं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को भी समझ में आए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बड़े सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, देश का भविष्य उज्जवल है। यही सिंसियरिटी बनाए रखिए तो आप लोग बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है हजारों हजारों इंडिविजुअल एटम से बने हुए मॉलिक्यूल।
या हजारों मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए मैक्रोमॉलिक्यूल, जिनका 3 डायमेंशनल एनालिसिस बहुत सारी टेक्निक से लैब में किया जाता है। और अब तो एक्चुअल 3D मॉडल मॉलिक्यूलर लेवल के आ गए, जिससे आपको यह पता है कि ड्रग डिलीवरी किस जगह पे जाके करनी है। तो जैसे नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब क्या किया जा रहा है, उसका पूरा 3D ढांचा बना लिया गया है, मैंने सेशन में पढ़ा दिया था। अब उसमें यह देखा जा रहा है कि किस जगह ड्रग को घुसाया जाए, कहां सबसे आसान होगा ड्रग को डालना। यह रिसर्च वैक्सीन बनाने में होती है और यह लंबा काम है, क्योंकि एक बार वो पॉइंट मिल गया, अब आपको 10,000 20,000 लोगों के ऊपर ट्रायल करना है। वॉलंटियर लाओ, ट्रायल करो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो 12 महीने कहां निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कितना भी फास्ट करो, जैसे मैंने कहा ना, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी फास्ट फॉरवर्डेड। यह है पूरी कहानी। तो मैक्रोमॉलिक्यूल समझ में आ गए, अभी तक का सब कुछ क्लियर है। किसी भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा आपको भी अपनी तरफ से जोर लगाना होगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। यह है मानव शरीर में मौजूद डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो वॉटसन एंड क्रिक, आपको पता ही है, उन दोनों वैज्ञानिकों ने धूम मचा दी जब उन्होंने यह बेहद जटिल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्रैक करके समझा दिया कि किस प्रकार से हमारे शरीर में डीएनए, जो आनुवंशिक इंस्ट्रक्शन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भी पहुंचाता है। प्यारे साथियों, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ATCG 4 बेसिस होते हैं। डीएनए की स्ट्रैंड इन बेसिस के AT और GC के जुड़ने से बनती है। इस प्रकार से सारा काम होता है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक की पूरी कहानी होती है। यह चार्ट सिर्फ एक बेसिक लेवल पे बताने के लिए है आपको, आपसे कोई भी इंडिविजुअल केमिकल स्ट्रक्चर यूपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मालूम तो हो, इसलिए मैंने ये बहुत ही खूबसूरत चार्ट आपके लिए लाया। ATCG हम सब ने 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ा है, नया कुछ भी नहीं है। दिस इज अ 3D एनिमेशन मॉडल ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्यारे साथियों, ये जो डीएनए है, ये जीन्स में, और जीन्स क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस हमारे सेल में। ये मैंने आपको कल के सेशन में पढ़ाया था। हमारे सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हर क्रोमोसोम के अंदर मौजूद, जीन्स के अंदर मौजूद होते हैं डीएनए। तो जीन क्या होता है? डीएनए का एक सर्टेन सीक्वेंस जो एक निश्चित गुणधर्म लेके चलता है। समझ में आया? तो ये एनिमेशन से आपको इसकी जटिलता का अंदाज होगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब बना कैसे? ये चार्ल्स डार्विन ने समझाने की कोशिश की थी कि एक प्रोसेस ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन करोड़ों सालों तक जो हुई, उसमें ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते गए। जिन मॉलिक्यूल्स के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आए वो ऑर्गेनिज्म जिंदा बचते गए, बाकी के खत्म होते गए, और मल्टी सेल्यूलर बॉडीज का जन्म ही इस केमिकल आधार पे हुआ है। यह समझ में आया आपको? तो मैं आपको फिर से बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। संदीप कहते हैं कि क्या एक बाल से किसी के डीएनए का पता लगा सकते हैं? प्यारे साथी, सब कुछ पता चल सकता है, बिकॉज आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक के एक एक सेल में डीएनए तो वही है। बालों में मौजूद डीएनए नाखूनों में मौजूद डीएनए से अलग थोड़े ना है। आप जो इंसान हैं, आपके शरीर के हर सेल में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में डीएनए इज एग्जैक्टली द सेम। तो उस पे से आपके बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल, इसलिए ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है। इसमें प्रिवेसी राइट्स का हनन बहुत भयानक हो सकता है, निजता का हनन बहुत खतरनाक रूप से हो सकता है। भारत सरकार जो डीएनए डेटा बैंक लेकर आ रही है, उसके खिलाफ आरोप भी सबसे बड़ा यह है कि वो सिविल केसेस में भी यूज करने की इजाजत देने वाली है, क्रिमिनल के अलावा, जो बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। चलिए, ये डीएनए की पूरी कहानी हुई। अब आ जाते हैं आरएनए पे। यह है आरएनए का ढांचा। आरएनए बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आरएनए का सिर्फ एक सिंगल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, और आपको सिर्फ इतना अभी इस लेवल पे पता हो तो अभी का काम हो जाएगा। अब हम आगे बायोटेक्नोलॉजी में चलते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया डीएनए आरएनए, क्योंकि एटलीस्ट जो 4 बेसिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है लाइफ के, प्यारे साथियों, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले लिया था, उसमें आपको पूरा यूनिवर्स का फोन नंबर का कॉन्सेप्ट समझाया था, कौन से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बताया था। फिर हमने और भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात की थी, समय समय पर ये इनपुट मैंने दिए हैं। अब ये समझिए, थोड़ी और आसान चीजों पर आ जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के 2 महत्वपूर्ण पहलू। पहली चीज, बायोटेक्नोलॉजी इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक। पहली चीज ये समझ लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी कोई एकमात्र टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं।
गौरव पूछते हैं कि क्या डायनासोर के फॉसिल से डीएनए लेके वापस वैसा का वैसा डायनासोर खड़ा कर सकते हैं? अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जुरासिक पार्क वॉज अ फैंसी, वो एक फिक्शन था। डायनासोर्स को फिर से हम रिक्रिएट कर पाएं, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हां, यही सच है। बायोटेक इज अ सीरीज ऑफ टेक्निक्स। परिभाषा के अनुसार बायोटेक बाय डेफिनेशन फोकसेस ऑन प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ साइंस। ये तो आप ही लोगों ने अभी कमेंट में बता दिया था। अभी तक कोई डाउट? समझ में आ गया? बोन से 100%। अरे शरीर के किसी भी कोशिका से डीएनए निकलेगा और एक समान ही निकलेगा। ये समझ में आया आपको? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ट्विंस के केस में कुछ स्पेसिफिक केसेस में डीएनए आइडेंटिकल हो सकता है। जी हां, एब्सोल्युटली राइट। अब आगे चलते हैं। 10 बायोटेक इज एन ओल्ड एंड एस्टेब्लिश साइंस। हजारों सालों से बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ओनली थिंग इज कि हमारे पूर्वज जब शराब बनाते थे, आज से 7-8-9 हजार साल पहले पहली बार बियर बनाई गई थी, और वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। आप बैक्टीरिया की मदद ले रहे हैं। पहली बार ब्रेड बनी, आपने एक ऑर्गेनिज्म की मदद से ब्रेड बनाई। समझ में आया ना ब्रेड में क्या यूज होता है? आपने पहली बार पनीर बनाया, एक ऑर्गेनिज्म की मदद से पनीर बनाया। बियर हो, ब्रेड हो, पनीर हो, बायोटेक्नोलॉजी। इस पर पूरी मानव सभ्यता टिकी हुई है। यहां से निकलकर सब आए हैं। और शराब और बियर का निर्माण जब हुआ, उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोहेजन बहुत आया। सारे दारूबाज थे हमारे एंसेस्टर्स, पूछो ही मत। हालांकि तब उसे न तो बुरा माना जाता था और न लोग वो पी के नशे में आके एक दूसरे को कूटते फिरते थे। तो बायोटेक इज एन ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट टू अस, एंड मॉडर्न होमो सेपियंस ओ देयर सिविलाइजेशन टू बायोटेक। ये समझ में आ गया क्या? आज के आधुनिक मानव की पूरी सभ्यता बायोटेक्नोलॉजी पर टिकी है। क्रिस्पर टेक्निक, बिल्कुल सही बोला आपने, एब्सोल्युटली राइट। यीस्ट, बिल्कुल सही बोला आपने, ब्रेड बनाने के लिए। समझ में आया? इसमें काफी सारा एक्सीडेंटल डिस्कवरीज भी रही हैं। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। यहां तक का सब क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखिए किस प्रकार से ह्यूमंस का सब तरफ स्प्रेड हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पहले भी बता दिया आपको, हाउ आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। और क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक स्पीसीज प्रीलिम्स में पिछले साल देखी थी, डेनिसोवान, याद है ना आपको? तो इसलिए ये जरा देख लेना। इसमें लाल रंग की जो रेखा है वो आप और हम हैं, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियन इतनी मजेदार प्रजाति है कि हमने अपने सारे कजिन्स को खत्म कर दिया। होमो स्पीसीज में केवल सेपियंस बचे हैं। सेपियंस का मतलब होता है वाइज, लेकिन हम सबसे अनवाइज हैं, क्योंकि हमारे बाकी के जितने भी कजिन्स हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। होमो इरेक्टस खत्म हो गया, होमो निएंडरथलिस खत्म हो गया, डेनिसोवांस खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? हम ही ने खत्म किया होगा ना, तभी तो आज सिर्फ हम बचे दिख रहे हैं और केवल एक मानव प्रजाति बची है, होमोसेपियंस। हमने खुद को नस्लों में बांट लिया, भाषाओं में बांट लिया। वो स्पीसीज का बटना नहीं है, स्पीसीज एक ही है हम सबकी। तो प्यारे साथियों, जो लाल वाली रेखा है वो हम हैं, जो हरी रेखा है वो निएंडरथल है। पूरी दुनिया में इस तरफ फैले हुए थे। अमेरिका अलग है क्योंकि वहां कोई पहुंचा नहीं था तब, लेकिन निएंडरथल सारे मारे गए। डेनिसोवान सारे खत्म हो गए। आर्केक अफ्रीकन होमिनिन सारे खत्म हो गए। जो काले आपको कुछ वहां पर साउथ ईस्ट एशिया में दिख रहे हैं, वो होमो फ्लोरेसियंसिस, वो सारे खत्म हो गए। और मजे की बात, जब होमो सेपियंस का उदय हुआ तभी ये सब खत्म हुए। मतलब हमारी स्पीसीज में आक्रामकता, हिंसा बहुत ज्यादा शुरू से रही है। यस, बहुत सारी स्पीशीज रही हैं, बट मोटी मोटी बात यह है कि हमने इस प्लेनेट को सिंगुलरली डोमिनेट कर लिया, जो एक बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी है। नो स्पीसीज टिल डेट 450 करोड़ ईयर हैज डोमिनेटेड द होल इकोसिस्टम लाइक दिस ऑफ दिस प्लेनेट। तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो गए, बैलेंस सारा खत्म हो गया, और इस वजह से माइक्रोब्स और ह्यूमंस का बैलेंस भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जब जब आप किसी माइक्रोब को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को नष्ट करता देखेंगे, जैसा कि आज, तब याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में मानव सभ्यता में होमोसेपियंस का कब्जा होना उसकी पहली शर्त थी। तो हम वो शर्त पूरी कर चुके हैं। वी हैव डोमिनेटेड एवरीथिंग, so some microbe will always find a pathway to ravage us, which novel coronavirus SARS-CoV-2 has found। हम उस पर कब्जा कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने।
बट द पॉइंट इज कोई अगला आएगा और ये लड़ाई इटर्नल है, ये कभी नहीं रुकने वाली, क्योंकि 16.5 लाख प्रकार के वायरस हैं दुनिया में, जिनमें से 8 से 8.5 लाख प्रकार के वायरस इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच के नहीं निकल सकता। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्यारे दोस्तों, तो विकास पूछते हैं कि अगर हम सब होमो सेपियंस है तो हम इतने बटे हुए क्यों हैं? यही हमारी खासियत है, हम बहुत जल्दी बट जाते हैं, हम बहुत आक्रामक हैं, हम बहुत लड़ना चाहते हैं। और होमो सेपियंस की सबसे बड़ी बात है हमारी भाषा। हमारी भाषा में हम इट इज ओनली होमो सेपियंस, एक ही स्पीसीज है पूरी दुनिया की जो इमेजिनरी क्रीचर्स को बनाकर लोगों को बांध सकता है। दुनिया में कोई भी दूसरा ऐसा जानवर या ऐसा क्रीचर नहीं है जो इमेजिनरी चीजों पे बात कर सकता है। तो हम एब्स्ट्रैक्शन, इमेजिनेशन बहुत करते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं। आपको पहला डोमेस्टिकेटेड डॉग दिख रहा है जो बेसिकली वुल्फ से निकला हुआ है। जंगली भेड़ियों के जो कुछ शुरुआती सदस्यों को इंसानों ने खाना दे देकर साथ में रखा, तो वो आगे चल के आज के श्वान यानी आज के कुत्ते बन गए। और प्यारे साथियों, वो पहला एक सैंपल आप देख रहे हैं। फिर आप इस तरह के अलग अलग कैटल को भी देखेंगे जो सब जंगली थे, जिनको हमने धीरे धीरे डोमेस्टिकेट किया। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। डॉग्स आर वेरी स्मार्ट क्रीचर्स। यू नो व्हाई? लेट अस अज्यूम दैट डॉग्स वर नॉट डोमेस्टिकेटेड। दे वुड हैव हैड टू स्ट्रगल फॉर फूड। Today, all that a dog needs to do is wag the tail and show a lot of love, and he gets everything. He gets food, he gets shelter. In some ultra luxurious homes, he gets clothing also. He gets a bed to sleep. He gets full security, and he has to do nothing. He gets medicines also. All he has to do is to show love towards the human master. So dogs are a very, very intelligent species. They realize much earlier कि ये इंसान तो पागल है, इसके थोड़ा आगे पीछे ऐसे तरह पूंछ हिला लो और ऐसा ऐसा कर दो और पांव वांव चाट लो, तो खाना दे देता है और ये तो साथ में रख लेता है और दूसरों से बचाता है। तो डॉग्स एज अ स्पीसीज आर अ वेरी स्मार्ट स्पीसीज दैट रियलाइज दैट दे कैन इजीली फूल द ह्यूमन बींग्स। एवोल्यूशनरीली बात कर रहा हूं। कैट्स कभी भी ये नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट क्रीचर्स। आपने अगर कभी बिल्ली पाली, आपको पता है वो कभी भी साथ छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। कुत्तों ने ये बहुत पहले समझ लिया कि अपनी अकल लगाओ और इनके आगे पीछे पूंछ घुमाओ, ये अपने लिए सब कुछ कर देगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां, कभी और समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बारे में आप सोचिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे चले। अब ये पहली बार जंगली घासों का डोमेस्टिकेशन और पहली बार फसलों का उगाना। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी हम सब संतानें हैं, वो सारी एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी, ट्रेडर सिविलाइजेशन थी। पता है कि नहीं? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। यस और नो? समझ में आ गया दोस्तों? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये हुआ चीजें बदल गई। थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री दिखा दूं आपको, ध्यान से देखिए। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। तो नियोलिथिक है ना हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स, 10 से 12,000 साल पहले के। समझ में आया आपको? एक बात याद रखिएगा, सभी धर्मों में बहुत पुरानी पुरानी बातें की जाती हैं, ये है वो है, ये है वो है, और वो सब बढ़िया, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए, खूब एंजॉय करना चाहिए। विज्ञान जो सबूतों पे चलता है, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, आर्सेनिक डेटिंग या पोटेशियम डेटिंग पे चलता है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे चलता है, मैं वो आपको पढ़ाता हूं। बाकी तो जिनको कल्पना की कहानियां गढ़नी है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन से आपको जो कहानियां गढ़नी है आप गढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में विज्ञान ही बचेगा, विज्ञान के सबूत ही बचेंगे। विज्ञान के सबूत हमको यह बताते हैं जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। 8000 बीसी, आज से 10,000 साल पहले दक्षिण पश्चिमी एशिया में, यानी आज का जो मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत क्षेत्र है, यहां पर खेती बेसिकली ईरान तुरान रीजन से सब कुछ आया था, जो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना था वहां पर इंसानों का, और वहां से पूरा डेवलप होते होते यहां तक आया। समझ में आया? समझ में आया आपको? ये एंशिएंट हिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा, लेकिन आज के लिए जरूरी है क्योंकि यहां बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। कैसे हुई? ये है बायोटेक्नोलॉजी, ये है बायोटेक्नोलॉजी, बिना समझे जो की गई। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये मैक्रो बायोटेक्नोलॉजी है। आज की टेक्नोलॉजी नोवेल कोरोना वायरस से लड़ रहे लैब में माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी है। मैक्रो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पूर्वजों ने यह किया बिना समझते हुए।
माइक्रो में हम उसके 3D मॉलिक्यूलर मॉडल बना के उसमें पूरा पूरा ड्रग डिलीवरी का रास्ता नैनो टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हैं। बस ये फर्क आ गया है। समझ में आया ना आपको? तो ये विज्ञान की दिशा और दशा है। हाउ हैव वी यूज्ड इट? मैंने अभी तक जो बताया, देखो क्या आप एग्री करते हो? हमने इस प्रकार से यूज किया। देखो सारे एप्लीकेशंस, ये सब सिलेबस का हिस्सा है। आपको मैं पूरा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवा रहा हूं। चीजों को हमें इंटरेस्टिंग भी रखना होता है ताकि हर बच्चा समझ सके। अब आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, आपको चीजें और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपके एफर्ट में कहीं कोई कमी ना हो, ये बहुत जरूरी है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। ये सारे एप्लीकेशन समझ में आ गए? चलिए, तो अब बायोटेक ने क्या किया? बायोटेक हमारी ह्यूमन लाइफ को सुधारता गया। सोचिए ना, अगर हमने फसलें नहीं उगाई होती तो हम अभी गुफाओं में ही रह रहे होते और जीवन बहुत अलग होता, सिविलाइजेशन होती ही नहीं। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, द एबिलिटी टू टेम एंड सिलेक्टिवली ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फॉर्मेटिव इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यही है ना डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना। पालतू केवल जानवरों को नहीं बनाया जाता दोस्तों, पालतू हम फसलों को भी तो बनाते हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द फंडामेंटल रूल ऑफ एंश्योरिंग दैट ह्यूमन लाइफ्स इंप्रूव। समझ में आ गया दोस्तों? फिर मैंने आपको ब्रेड, बियर, चीज तीनों का उदाहरण दिया था। इन सबको बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत फंडामेंटल रोल रहा है। यस और नो? यस और नो? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस को समझना और उनसे लड़ने की दवाइयां बनाना, और उसके बाद फाइनली वैक्सीन्स बना लेना, क्योंकि तब हमें पता चल गया कि बैक्टीरिया नाम की कोई चीज होती है। जब पानी का स्टडी कर रहा था कोई, नॉर्मल पॉन्ड में से पानी निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको स्टडी कर रहे थे, तो उसमें तो जीवन ही जीवन, जीवन ही जीवन। तो वो साइंटिस्ट चकरा गया कि मैंने तो एक पॉन्ड में से पानी निकाल के इस पे डाला स्लाइड पर एंड इट इज ब्रिमिंग विथ लाइफ। तो वो एकदम पागल हो गया और उसने कहा कि अगर जीवन इतना प्रचुर है तो ये है क्या? तो वो सारे माइक्रोब्स थे जो 350 करोड़ साल पहले से पृथ्वी पर, इंसान बाद में आया है। तो हम जब बैक्टीरिया वायरसेस को दोष देते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि वी हैव टू अर्न द राइट टू लिव अमंग्स देम, एंड दैट इज व्हाट इन्फेक्शंस आर ऑल अबाउट। ये है सबसे पहला केमिकली कंफर्म बार्ले बेयर मेकिंग साइट। ये सेंट्रल जैग्रोस जो माउंटेन पर्वत श्रृंखला है ईरान की, वहां पर वैज्ञानिकों को सबसे पहला बियर बनाने का एक जगह प्राप्त हुई। यहां मालूम चला कि इस प्रकार से यहां पर बियर बनाई जाती थी। तो हमारे पूर्वज जो थे बहुत पहुंचे हुए लोग थे, सबको सादर प्रणाम हम समर्पित करते हैं। खूब शराब पिया करते थे ये लोग, हम सबके पूर्वज। देखिए हम सब आए कहां से हैं? हम सब हंटर गैदरर से आए हैं, शिकारी संग्राहक। शिकारी संग्राहक कौन थे? छोटे छोटे झुंडों में इंसान रहते थे। जो जानवर सामने आया उसको मार के खा जाओ, या तो वो जानवर आपको मार के खा जाता था। उसकी खाल उतारो, उसकी बोन्स को वेपन बनाओ और अगले दिन सुबह तक जिंदा रहने की जद्दोजहद में लग जाओ। ऐसा लाखों सालों तक हमारी कहानी रही है। तो पिछले 10,000 साल में हमने ये सब इन्वेंट कर लिया। हमारे ओरिजिनल रूट्स तो सबके एक ही है ना, हम कोई अलग अलग रूट से थोड़े ना आए हुए हैं। वी ऑल शेयर द सेम रूट्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो बायोटेक, अब इसको थोड़ा समराइज करें। अभी तक जो पढ़ा, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया, एक मूल रूप से आपको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। मेडिसिन बनाने में कितना टाइम लगता है? कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। किसी भी बड़े वायरस से लड़ने की मेडिसिन 18 महीने से पहले नहीं बन पाती, नए वायरस की। अगर कोई एग्जिस्टिंग उसकी बायोकेमिस्ट्री पहले से पकड़ में आ जाती है तो आप एग्जिस्टिंग ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश नोवेल कोरोना वायरस का AC2 बाइंडिंग टाइम 10 से 20 गुना ज्यादा है बाइंडिंग कैपेसिटी, और इसलिए पुरानी दवाइयां काम नहीं आ रही हैं। समझ में आया आपको? समझ में आ गया आपको प्यारे साथियों? अब एक स्टेप आगे चलते हैं, अभी तक की समरी ले लेते हैं। तो ये 3 क्षेत्रों में बायोटेक यूज हो रहा है। यस और नो? आप अग्री करेंगे मेरे साथ? स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि हेल्थ केयर, फूड एंड एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन 3 क्षेत्रों में आज हजारों करोड़ों का व्यापार करने वाली कंपनियां बन चुकी हैं, मल्टीनेशनल्स बन चुकी हैं, जो बड़े बड़े लेबोरेटरी में मॉलिक्यूलर रिसर्च करती हैं। स्ट्रक्चरल 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर रिसर्च करके नए नए ड्रग्स बनाए जाते हैं, जिससे आज मानवता लगभग हर प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम है। नोवेल कोरोना वायरस से हम इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं, ये अलग
किस्म का वायरस है। अगर ये सार्स परिवार का एक स्टैंडर्ड वायरस होता तो हम लड़ लिए होते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इसके प्रोटीन स्पाइक्स ACE2 रिसेप्टर से बाइंडिंग 10 से 20 गुना अधिक ताकत से कर रहे हैं, और इसलिए पुरानी प्रभावी दवाइयां जो बन चुकी हैं अप्रूव, वो काम ही नहीं आ रही है इसके ऊपर। बिल्कुल नए ड्रग्स ही बनाने पड़ेंगे, तो वो तो 18 महीने का खेल है, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। हो जाए, भगवान से यही दुआ है, होगा नहीं, इसलिए खुद को बचाओ, वही एक रास्ता। विज्ञान तो यही कहता है, बाकी व्हाट्सएप जो कहता है वो व्हाट्सएप जाने। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सदस्य नहीं हूं, ना मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मैं वो आपको बता नहीं पाऊंगा। तो प्यारे साथियों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए, तो ये 3 गोल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर, फूड और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लेकिन और भी कई चीजें आज बायोटेक्नोलॉजी से उम्मीद की जा रही है। हमें खाने की उपलब्धता करवाइए, हमारे खाने को संरक्षित कीजिए, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं फूड में, हमें प्रिवेंटिंग ह्यूमन इलनेस में मदद कीजिए, हमारी इलनेसेस को क्योर करने में मदद कीजिए, पानी को साफ कीजिए, वेस्ट को साफ कीजिए। आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि पूरे पूरे बैक्टीरिया को खा जाने वाले वायरसेस आ गए हैं, और इंसान उन वायरसेस की प्रोग्रामिंग कर रहा है, यूज कर रहा है। ये आगे के समय में बायोटेक्नोलॉजी को दिए गए गोल्स हैं। सेशन में मजा आ रहा है आपको? जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, हमारा श्राप है, आप सारी जिंदगी 4 से 5 जेनेटिक वैरायटी के ही व्हीट और राइस खाएंगे। 300 से 400 वैरायटी के आपको व्हीट और राइस कभी प्राप्त नहीं होंगे। देख लेना, बता रहे नहीं, बता रहे आपको बेटा, बता रहे आपको। वाई आर वायरसेस अनट्रीटेबल? ऐसा बिल्कुल नहीं है केशव जी, वायरसेस आर परफेक्टली ट्रीटेबल। फीस जो है वो आपको अनअकैडमी के प्लस पोर्टल पे पता चल जाएगी, वहां जाकर मेरा कोड है SMSIR10, वो लगा देंगे तो उसमें जो भी उनका मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली जो भी पैकेजेस हैं, वो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट मिल जाएगा। तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीकेंड से मेरी लंबी लंबी क्लासेस सैटरडे संडे को होंगी, इसलिए आप मिस मत कीजिएगा। अब 4 बड़ी टेक्नोलॉजी की टर्म्स आपको सीखनी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेल फ्यूजन, बायो प्रोसेस, स्ट्रक्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डिजाइन, SBMD। बायोटेक्नोलॉजी की 4 बड़ी परिभाषाएं अब मैं आपको बताने वाला हूं। समझ में आया? समझ में आया? एक बोलता सर ऐसा मत बोलिए, लाइक कर लिया। अरे तो लाइक कर लिया तो डर काहे को रहे हो? लाइक कर लिया तो अच्छी बात है ना भाई, फिर डरने की क्या जरूरत है? फ्रॉम द 1970s एंड 80s यहां से हमने लेबोरेटरी में बायोटेक्नोलॉजी करना शुरू की। सेशन एंजॉय कर रहे हैं आप? 15 से 20 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है सेशन में। इसमें अब हम आपको काफी सारी तकनीकी परिभाषाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देंगे। ये सब कुछ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेहा परवीन बोल रही है सर हम जा रहे हैं। नेहा ऐसा मत कीजिए, देखिए आप चले जाएंगे, हम क्लास नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल मत जाइए। आप रुकिए, आप पूरा क्लास अटेंड करके जाइए। आपको बायोटेक्नोलॉजी के सारे वैज्ञानिकों की सौगंध है, आप कहीं नहीं जाएंगी। फ्रॉम द 1970s एंड 80s पावरफुल न्यू बायोटेक्नोलॉजीज वर डेवलप, ठीक है। और ये आज की मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, यानी हम बोले आणविक जैव प्रौद्योगिकी का आधारभूत पूरा मामला है। ये हैं 4 टेक्नोलॉजीज, चारों के नाम देख लो अच्छे से, चारों के नाम अच्छे से देखिए। ये चारों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इनकी परिभाषाएं आपको देने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से देखिए। प्यार किया तो डरना क्या, जब लाइक किया तो डरना क्या, लाइक किया कोई चोरी नहीं की, लाइक किया। अरे छोड़ो यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो प्यारे दोस्तों, पिछले 40 साल की पूरी ये कहानी है, और अब इसे हम शुरू करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ये पहली चीज होगी, फिर सेल फ्यूजन आएगा, फिर बायो प्रोसेस आएगी, फिर SBMD आएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहीं से शुरू करेंगे। नाम से ही समझ में आ जाएगा। प्रणय बोलता सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मजाक और चुटकुले छुड़ाने ही तो यहां आता हूं मैं, चुटकुले सुनाने ही तो यहां आता हूं। बालेंदु बोलते हैं सर गाना गाओ ना, तो अच्छा गीत सजेस्ट करो तो गाएंगे। आजकल हमें गीत कम याद है ना, बायोटेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं, तो ये अपने आप में एक संगीत है। वैसे आपको पता है साथियों, यूनिवर्स में 2 भाषाएं यूनिवर्सल हैं। कौन सी हैं वो 2 भाषाएं जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक है 2 भाषाएं? वो हैं म्यूजिक और मैथ्स। जिन लोगों को म्यूजिक नहीं पसंद और जिन लोगों को मैथ्स से नफरत है, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। म्यूजिक एंड मैथ्स आर द 2 यूनिवर्सल लैंग्वेजेस ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन। जिन्हें ये बात समझ में आती है उनको बहुत गहराई से समझ में आती है। गणित और संगीत ये पूरा पूरा विश्व का, ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल स्ट्रीम है, फंडामेंटल फाउंडेशन है। याद रखिएगा दोस्तों। समझ में आया आपको? यस और नो? डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में पढ़ाइए।
I'm not here to crack a joke. No, sir. Modi, great guy. Xi Jinping, great guy. Sandeep Manadane, great guy. No, sir. I'm not gonna like it. Coronavirus, it's a hoax. It's a Chinese hoax. Chinese virus. Wuhan, Chinese virus. Xi Jinping virus. No, sir. It's a hoax. No, sir. न्यूयॉर्क इज द एपिसेंटर ऑफ वायरस। ये जो ट्रम्प नाटक करता रहा जनवरी फरवरी, पूरे अमेरिका में फैल गया है। हजारों मरने वाले हैं ओनली बिकॉज ऑफ ट्रंप। अगर जनवरी में मान जाता वैज्ञानिकों की बात, आज अमेरिका एपिसेंटर नहीं बनता। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति घुटने टेक चुकी है। हालात कितने खराब हैं आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। अभी थिंग्स आर हॉरिफिक और ट्रंप इज वर्सनिंग द सिचुएशन। वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखते जाओ बेटा, अगले 6 महीने में क्या होगा। ये चेतावनी डॉक्टर फॉची बहुत पहले से दे चुके हैं, लेकिन अब ट्रंप सुनते किसकी है? वो तो किसी की भी नहीं सुनते ना। चक्कर सारा यही है। चलिए दोस्तों, अब थोड़े गंभीर हो जाएं, फिर से अपना चेहरा फिर से लटका लो और पढ़ना शुरू करो। बहुत हो गई हंसी मजाक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहली तकनीक, ह्यूमन फिजिकल ट्रेट्स आर कोडेड बाय बेसिस इन द डीएनए दैट आर फाउंड इन क्रोमोसोम। इसीलिए मैंने क्लास की शुरुआत में डीएनए का ढांचा आपको बताया था। यस और नो? हमारे जितने भी शारीरिक लक्षण हैं डीएनए से कोडिंग होती है। माता पिता से डीएनए मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि बच्चे में क्या 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 कैपेबिलिटीज क्वालिटीज आएंगी। रूप, रंग, नाक, नक्श, वो सारे इंस्ट्रक्शन से आते हैं और उनके अंदर समय समय पर प्यारे दोस्तों म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। समझ में आया आपको? यस और नो? जल्दी बताइए। इन द 1970s न्यू टेक्निक्स अराइव्ड अलाउइंग अस टू रिमूव वन जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए ह्यूमंस में से एक जीन निकालकर किसी बैक्टीरियम की जीन में डाल के आप दवाई बनाना शुरू कर सकें, तो ये तो क्रांति हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। यस और नो? एक पूछता, आप दिल्ली से हो क्या? जी हां, 4 साल दिल्ली में बिताए। आईआईटी में तो प्रैक्टिकली आधे तो दिल्ली वाले हो ही चुके हैं हम। दिल्ली की एक एक गली में हमने हमारी प्रिया स्कूटर चलाई हुई है भैया। ऐसी क्या बात है? समझ में आया? तो इंसानों से जीन निकालकर मैं बैक्टीरिया में डालकर अगर उनसे वो दवाइयां बनवा लूं जिसकी मुझे आज आवश्यकता है, तो समझ में आया? एक बच्चे ने लिखा है, सर इट इज बायोलॉजिकल वॉर। इतना जल्दी कंक्लूजन पे मत आओ। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि चीन ने जानबूझ के किया। व्हाट्सएप भरा पड़ा उस कचरे से। ये देखो चीन में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वो तो मास्क नहीं लगा। ये सब प्योर कपोल कल्पित है। ये कल्पनाएं हैं। अगर मैं आपको यह बोलूं कि चाइना खुद इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ और वो खुद भी आज स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और आपको 1 साल बाद समझ में आएगा कि 99% ऐसा ही हुआ है। चाइना ने एक बायो वेपन रिलीज कर दिया और उसने सबको खत्म कर दिया। वो सबको खरीद रहा है। चाइना 15 सालों से खरीद रहा है सबको। आप इस कैसी बातें करते हैं आप कि चाइना आज दुनिया भर के स्टॉक खरीद रहा है? अमेरिका में चाइना पिछले 10 से 12 सालों से लगातार खरीद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू इसलिए किया था, उसको रोकने से, खरीदने से। तो आप ऐसी चीजों पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए। ये पॉसिबिलिटी है कि एक बायो वेपन है। मेरे हिसाब से ये नहीं है बायो वेपन। 12 महीने 16 महीने में पता चली जाएगा ना, इसलिए शांति से देखते चलिएगा। हालांकि वो आपका पर्सपेक्टिव है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमने जितना देखा है, जितना समझा है, जितना पढ़ा है और जितनी संभावना को गहराई से टटोला है, तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ये बायो वेपन है। हमें लगता है कि चाइना बहुत बुरी तरह से खुद फंसा हुआ है और वहां इन्फेक्शन बहुत व्यापक स्तर पे है। सारे नंबर झूठे आए हैं। सच्चाई ये है, चाइना के जितने नंबर बताए जा रहे हैं वो नंबर पूरी तरह से झूठे। 90,000 चाइना में, सिर्फ 90,000, और हर्ड इम्यूनिटी आ गई। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी पॉपुलेशन में 70% लोगों तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचे तब तक तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है, और वो दावा करता है कि मैं 90,000 को हुआ है। बायो वेपन सब छोड़ो, उसकी हालत खराब है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, और वो झूठी खबरें बाहर निकाल रहा है। तो चाइना कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से सेकंड और थर्ड स्पर्ट आ जाए इन्फेक्शन का। देखते चलो, अभी 6 महीने में बहुत कुछ होगा बेटा, बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर आ जाइए। बार बार तुम लोग मुझे वायरस में घसीट के ले जाते हो यार। जो पढ़ाना है वो छोड़ के लेफ्ट राइट सेंटर वो कराते हो। हाँ, ऐसा नहीं करना। क्या वायरस पेन फील कर सकते हैं? वायरसेस आर मशीन्स, दे आर किलिंग मशीन्स, दे डोंट फील एनी पेन। समझ में आया? वायरसेस डोंट फील एनी पेन। वायरसेस डोंट फील एनी पेन। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू प्यारे दोस्तों। अब आइए आगे। तो ये टेक्निक आ गई, टेकिंग द ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन्स एंड पुटिंग देम इन द बैक्टीरियम ई कोलाई। ई कोलाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हमने वो डायरिया वाले मामले में इसको पढ़ा था। और ई कोलाई से इंटरफेरॉन व्यापक स्तर पे बन सकता है। तो हमने अब बैक्टीरिया को अपने काम पे लगा दिया बिना सैलरी दिए, और उससे इंटरफेरॉन बना रहे हैं। समझ में आ गया ना टेक्नोलॉजी क्या है? बस ये है बायोटेक्नोलॉजी। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। समझ में आया? यस और नो?
प्यारे साथियों, ऐसे होता है ये काम। यूकैरियोटिक में अलग होता है, प्रोकैरियोटिक में अलग होता है। इसको जोड़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। अब इंटरफेरॉन क्या है ये भी पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज क्योंकि फिर से बात निकली है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह साहब को जिन्होंने सुना है, अरे यार क्या बिल्कुल शहद घुल जाता था भैया कानों में। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। रिंकला गौतम बोलते हैं, प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अरे क्या बात है, देशवासियों छोड़ दिया तूने। What are interferons? Interferons are a group of signaling proteins, host cell, viruses के कंटेक्स्ट में हमारे इम्यून सिस्टम का हमला, जिसमें से साइटोकाइंस, फाइनली प्रोटीन ऑफ द क्लास साइटोकाइंस, उसमें इंटरफेरॉन। ये पहले पढ़ाया है लेकिन यहां कंप्लीशन के लिए दे दिया। अब इस ग्राफिक को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यह है बैक्टीरियम प्यारे साथियों, और इस बैक्टीरियम को जब हम देखते हैं उसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, जो कि एक सूटेबल वेक्टर है, और इस स्पेसिफिक सिट्यूएबल वेक्टर को हम अब यूज करना चाहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों को मिक्स कर दो, बस ये है रिकॉम्बिनेशन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है आपको। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इनको जोड़ेंगे। इसको प्लाज्मिड को लिया और यहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया, दोनों को जोड़ा तो काम हो गया, बस दैट्स इट। इतना आप ध्यान रखिएगा। द इंटरफेरॉन्स आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट कैंसर्स एंड वायरल इंफेक्शंस। तो हमें ज्यादा इंटरफेरॉन चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आपको? अगर हमें ज्यादा इंटरफेरॉन चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे? हम बैक्टीरिया को अपने काम पे लगा देते हैं बिना उन्हें सैलरी दिए। समझ में आया? बस दैट्स इट। जिस दिन बैक्टीरिया उठ के खड़े हो गए ना कि नहीं, हम सब हड़ताल कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए इंटरफेरॉन और इंसुलिन बनाना बंद कर रहे हैं, सैलरी दो सैलरी, मानवता कंगाल हो जाएगी। $5 ट्रिलियन का स्टिमुलस भी काम नहीं आने वाला है। बेचारे चुपचाप हमारा काम करते रहते हैं, तो वी आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। सेकेंड टेक्नोलॉजी है सेल फ्यूजन की, यानी कोशिका संलयन की। ध्यान से देखिएगा, सेल फ्यूजन की टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके जरिए हाइब्रिडोमा बनाए जाते हैं। पहली टेक्नोलॉजी आपको क्लियर हो गई पूरी की पूरी, यस और नो? शिवानी बोलती है सर ने हर चीज में पीएचडी किया। बिल्कुल नहीं, पीएचडी का मतलब होता है परमानेंट हेड डैमेज। अभी तक मेरा परमानेंट हेड डैमेज नहीं हुआ है बेटा। सेल फ्यूजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। Mouse cancer cells that can grow indefinitely can be fused to mouse immune lymphocytes that produce antibodies. The result is a hybrid myeloma cell. ये सब आपको रटना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। और हाइब्रिड सेल बन जाते हैं क्योंकि उससे मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट एक्सेट्रा काफी हद तक रेवोल्यूशनाइज हो गई। अब इसको चित्र के माध्यम से समझें। मैंने आपको एंटीजेन्स और एंटीबॉडीज पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको? एंटीजन यानी पैथोजन के अलग अलग हिस्से जो निकल के होते हैं, याद है? और एंटीबॉडीज यानी जो उनसे लड़ती है वो वाई शेप की और अलग अलग शेप की एंटीबॉडीज होती हैं। इसीलिए मैंने बायोटेक्नोलॉजी के पहले वो चीज पढ़ा दी थी, एंटीजन और एंटीबॉडी। आपसे एक ही मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है ठाकुर साहब, कि आप अभी तक के पूरे सेशंस देख लीजिएगा, तो आपको आगे के सेशंस समझ में आएंगे। बीच में से एकदम आएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पुराने सेशंस जो हैं वो रिवीजन होना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, एंटीजन लगाया माउस को, प्लाज्मा सेल्स निकाले ट्यूमर सेल्स से, हाइब्रिडोमा तैयार किए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गई जो इंसानों के लिए यूज हो सकती हैं। लार्ज स्केल पे इनका डेवलपमेंट करना, यही बायोटेक्नोलॉजी है। नहीं तो शरीर में ये ऑलरेडी होता है। विपिन सिंह बोलते हैं सर आप वैक्सीन बना दो ना नोवेल कोरोना वायरस की। अब आपको एक बहुत बेसिक चीज बताता हूं, मेरे पास जनरल नॉलेज है, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ वायरोलॉजिस्ट, आई एम नॉट एन इम्यूनोलॉजिस्ट, आई एम नॉट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट एन इंटेंसिविस्ट, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके लिए जैसा ज्ञान चाहिए मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास जनरल ज्ञान है, वो स्पेशलाइज ज्ञान होता है जो 10-10 साल एक लाइन में घुसने के बाद आता है और उसके बाद वैक्सीन तैयार होती हैं। तो जिनके पास जनरल ज्ञान है, अगर वो ये दावे ठोकने लगे कि मैं कल ऐसा कर दूंगा, मैं कल वैसा कर दूंगा, तो वही होगा जो दुनिया में आज हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो यह है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो दिस इज हाउ वी यूज बायोटेक्नोलॉजी फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हेल्प अस लेटर। ये समझ में आया?
अच्छे से समझ में आया? कुलदीप बोलते हैं कोरोना वायरस छोड़ो, 31 को बस एग्जाम हो जाए, बाकी अपने को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी तीसरी प्रौद्योगिकी है, चौथी में से, 4 में से तीसरी है। फटाफट इसको पढ़ें, कंप्लीट करें सेशन को दोस्तों जल्दी से। सरल भाषा में समझाया है मैंने, फिर भी ये टॉपिक तो टेक्निकल है ही, तो थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से रिवीजन में हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स कॉल्ड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसमें? Genetically engineered cell and hybridomas as well as other types of cell to be grown in large quantities to produce drugs for use in humans. अभी जो बताया था मैंने आपको, ये होती है बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अलग अलग बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जिनसे हम वो ड्रग्स बना सकें जो हजारों लाखों करोड़ों इंसानों को हर महीने या हर साल आवश्यकता होती है। अब आप पूछेंगे कि फिर बायो प्रोसेस, ये जो शब्द है, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है, बायो प्रोसेस यानी जैव प्रक्रिया में होता यह है कि कोई भी जीवित कोशिका या उस कोशिका के अंदर मिलने वाले बैक्टीरिया, एंजाइम, क्लोरोप्लास्टों को इस्तेमाल करके हमें जैसे प्रोडक्ट चाहिए वैसे प्रोडक्ट हम बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली मेकिंग देम वर्क फॉर अस। ये समझ में आया आपको? यस और नो, यस और नो। प्यारे साथियों, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है और कनीस फातिमा नाराज भी हैं काफी, पता नहीं किस पे नाराज हो गई हैं, कोरोना वायरस पे हुई हो ऐसे मेरी उम्मीद है, उसके अलावा किसी इंसान पे होने की जरूरत नहीं है। 4 बार नाराजगी दिखाई। एक अच्छा सवाल आया, नॉलेज इंफॉर्मेशन वगैरह में फर्क। सबसे पहले आता है डेटा, उसको ऑर्गेनाइज कर दो तो बनता है इंफॉर्मेशन, उसको ऑर्गेनाइज कर दो तो बनता है नॉलेज, उसमें से अकल आ जाए तो बनता है विजडम। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ये हायरार्की होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की। समझ में आ गया आपको? इसको एक बार समराइज कर देना कमेंट में। बायो प्रोसेस की परिभाषा क्लियर हो गई बच्चों? इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तुलेश्वर पूछते हैं 31 मई को एग्जाम की कितनी प्रोबेबिलिटी है? पूरी प्रोबेबिलिटी है, आप उस हिसाब से तैयारी रखिए। मेरा पर्सनल मानना है कि एग्जाम डेफिनेटली पोस्टपोन होगी 1, 1.5, 2 महीने से। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, यूपीएससी के बोलने से ही होगा। हो सकता है कल सुबह वो तारीख दे ही दे कि भैया होगी 31 को, तो आप तो उसकी तैयारी करो। प्लान बी वो अनाउंस करेगा तभी होगा, पर आज की परिस्थिति देखते हुए आपको लगता है कहीं से कहीं हो सकती है? हो ही नहीं सकती ना। मतलब उस दिन आप 10 लाख लोगों को, 8 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को एक साथ बिठाने की अगर बात करेंगे, उसमें कुछ सर्टन रिस्क तो रहेंगी। तो मतलब मैं होता तो पोस्टपोन कर देता, बट मैं यूपीएससी नहीं हूं, तो बस मैं अब क्या बोलूं इस पे। आपने पूछा इसलिए मैंने बस अपने विचार आपको बता दिए। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, अनअकैडमी के या पीटी एजुकेशन के नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, फाइनली आते हैं एसबीएमडी और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। अब हुआ ये कि जब से सुपर कंप्यूटर आ गए, काम बहुत आसान हो गया। पहले केमिस्ट्री में एक मैक्रो लेवल पे पता चलता था कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ऐसा है वैसा, ऐसा वैसा, मोटे मोटे तौर पे। जब से ये सुपर कंप्यूटर आए और इंडिविजुअल लेवल पे कंप्यूटेशन करना आसान हो गया, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर मॉडल बनने शुरू हो गए। तो वैज्ञानिक कोरोना वायरस को पूरा 3D एटम और मॉलिक्यूल में देख रहा है। यानी ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। चीन में 12, 13, 14 जनवरी के आसपास उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया था नोवेल कोरोना वायरस का, और सारी दुनिया में शेयर किया गया कि सब लोग दिमाग लगाना शुरू करो। तो जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके बाद उसकी 3D मॉडलिंग से दवाई बनने की संभावना बढ़ जाती है। यह होता है एसबीएमडी। समझ में आया? मैंने कंटेक्चुअली बताया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसबीएमडी यानी स्ट्रक्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डिजाइन, यानी ढांचा आधारित इसका पूरा आणविक अभिकल्पना। समझ में आ गया कि नहीं प्यारे दोस्तों? और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। अब नैनो टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में हमने देखा था ना कि किस प्रकार माइक्रो लेवल पर वैंडरवाल फोर्सेस की स्टडी करके, बाकी का स्टडी करके ड्रग्स का डिजाइन किया जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों? तो उसी प्रकार से यह होने वाला है। दिस इज एग्जैक्टली दैट। और एसबीएमडी टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूल्स फिट टुगेदर लाइक अ लॉक एंड की, एन एंजाइम और रिसेप्टर इज द लॉक। ये बहुत अच्छे से समझा है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि पूरा एसबीएमडी किस चीज पे टिका है, कि प्रकृति का नियम केमिस्ट्री में क्या है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो आपस में ताला चाबी जैसे आपस में गुथे हुए होते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉन्ड्स, एस बॉन्ड्स, पी बॉन्ड्स, एसपी बॉन्ड्स, एन एंजाइम और रिसेप्टर इज द लॉक, द ड्रग इज द की। अगर आपको एक का ढांचा पता है तो आप उस ढांचे के बीच में घुसने वाला ड्रग बना सकते हैं और फिर वो उसको रोक देगा। तो आज नोवेल कोरोना वायरस का जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है, 20 से 25 तरीकों से कोशिश हो रही है।
मेन कोशिश ये हो रही है कि ये स्पाइक प्रोटीन जो ACE2 पे टकराता है और वहां से खोल के सेल में घुसता है, वहां उसको अटका दो ताकि वो आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? SBMD से पॉसिबल हो रहा है। बस सरल भाषा में ये है, बाकी मेरे पुराने सेशन इसी सीरीज के देख लेना बेटा, थोड़ा सा ये और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ये टर्म आपको पता हो, एग्जाम का काम आपका हो जाएगा यार। आपसे कोई भी 3D मॉडल बनवाने वाला नहीं है। केतन ने 10वीं बार पूछा कि कैन वी कैच कोरोना एंड टॉर्चर हिम। फिलहाल केतन आप बार बार ये कमेंट डाल के हमें कैच करके टॉर्चर कर रहे हैं। शुड चाइना बी ऑस्ट्रेसाइज फ्रॉम वर्ल्ड कम्युनिटी? इसका जवाब मैं अभी दे देता हूं। क्या चीन को विश्व समुदाय से काट के अलग कर देना चाहिए? मैंने कल मेरे पर्सनल चैनल PT एजुकेशन HQ पे इस पे पूरा वीडियो डाला है, मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, व्हाट विल हैपन टू चाइना। दुनिया चीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन चीन खेल में बहुत आगे जा चुका है। हम चीन की कितने भी भर्त्सना कर लें, करनी भी चाहिए। उन्होंने झूठ बोला, बहुत झूठ बोला है उन्होंने। मैं आपको अभी फिर बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, आप इस धोखे में मत रहिए कि चीन ने विजय पा ली है वायरस पे। वायरस अभी कंट्रोल में नहीं आया है चाइना में, वो ऑफिशियल वर्जन है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए जिस मैथ्स से समझ में आता है 65 से 70% आबादी में इंफेक्शन पहले फैला होना चाहिए, तब हर्ड इम्यूनिटी आएगी। वो बोल रहे हैं सब कंट्रोल में आ गया है, तो पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली। तो वो दबा रहे हैं चीजों को। आप व्हाट्सएप पे बहुत कुछ पढ़ रहे हो ना कि शंघाई में क्यों नहीं हुआ, बीजिंग में। तुम्हें पता है क्या वहां नहीं हुआ? तुम गए हो क्या वहां? तुम्हें क्या पता है वो किस लेवल पे चीजों को दबाते हैं? तुम्हें कुछ मालूम भी है? वहां अगर हजारों मर भी गए होंगे, तुमको एक के भी मरने की खबर नहीं आएगी। तो कृपया इस धोखे में ना जिए कि वहां सब कुछ हंकी डोरी है एंड शी जिनपिंग इज डांसिंग विद जॉय। अरे भैया शांत, गदाधारी भीम शांत। अभी 1 साल तुम देखते जाओ और अपनी अकल लगाओ, बस यही बोलूंगा मैं। बाकी तुम समझदार बच्चे हो, और अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर बायोटेक्नोलॉजी पे ध्यान तो बहुत लेफ्ट राइट सेंटर करते रहते हो। प्यारे साथियों, सौरभ मुझे बोलते हैं संभल के रहिएगा। इस स्टेटमेंट के 2 अर्थ होते हैं। पहला, सर कोरोना बहुत फैल रहा है, संभल के रहिएगा। दूसरा, संभल के रहना जरा। अरे गजब, अभी वो क्या चाहता था मुझे नहीं पता। वैसे लॉकडाउन का फायदा किया, आ नहीं पाएगा मेरे घर। SBMD एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में आप इस तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रैंड्स पूरे डेवलप करके पूरा ड्रग डिलीवरी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इज दिस क्लियर? और एक चीज और बताऊं आपको लगता है अकेला चीन है दुनिया में जो झूठ बोलता है? तो यार फिर तो आपकी मासूमियत पे कुर्बान जाऊं मैं तो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्यारे दोस्तों, बस ये है पूरी कहानी। बहुत सारी दवाइयों को नष्ट करने का तरीका होता है, ऐसे ड्रग्स बनाओ जो एंजाइम्स और रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें। कोरोना के केस में हम वही कर रहे हैं। समझ में आ गया? इन्फोडेमिक तो फैल ही चुका है ना, इन्फोडेमिक तो सब तरफ फैल चुका। जिस तरह की बकवास बातें फैलाई जा रही हैं, उससे खुद को बचा सको तो बचा लो। तो प्यारे दोस्तों, मेडिकल और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये मैं कल आपको पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूं। उसको फर्स्ट लेवल पर आपको सिर्फ यहां दिखा दूं। पढ़ाऊंगा मैं आपको कल कि किस प्रकार से मेडिकल और एग्रीकल्चरल फील्ड में इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। BT कॉटन का पूरा फंक्शनिंग मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से बताओ। अभी भी कुछ महान आत्माएं हैं जिन्होंने प्यारे दोस्तों लाइक नहीं किया है। आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। सेशन में मजा आया आपको? अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी के प्रति अगर मन में कोई डर था तो वो दूर हुआ आपको। आई होप आप विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रेम करने लगेंगे और बेवजह की बातें अगर आप तक पहुंचे तो उसको आप अपने लॉजिक के लेंस से एग्जामिन करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, अगर कोई भी आपको ये गारंटी के साथ बोल रहा है कि चीन का बायो वेपन था, ये था, कोई नहीं जानता और चीन उस पर अभी कंट्रोल नहीं पाया है। ये मेरा सेंस है। पा लिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसने नहीं पाया है। और अभी पूरा 2020 संघर्ष का समय है। सबके लिए मिलके लड़ने में भलाई है, एक दूसरे से लड़ने में भलाई नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस देख के नहीं मारता है कि ये हिंदुस्तानी है, चीनी है, अमेरिकी है। वो बात ट्रंप को भी, बोरिस जॉनसन को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी के साथ आज का सेशन अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गाने की मांग आई है, लेकिन कौन सा गाना गाना है ये तो मुझे बताया गया।
तो मैं अंग्रेजी का गाना सुना देता हूं, नहीं तो कई लोगों को लगेगा इसको तो आती ही नहीं अंग्रेजी। डोंट गो वेस्टिंग योर इमोशन, ले ऑल योर लव ऑन मी। बहुत ही खूबसूरत गीत है, यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा। फिलहाल पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। मेरी तरफ से इतना ही। कल शाम को 7 बजे सैटरडे शाम को मैं मिलूंगा बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 के लिए। नमस्ते, जय हिंद।